अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। मैं हूँ गज़ल अमान। मैं हूँ हसैन लियाकत। ख़वातीन व हज़रात, आज कायद-ए-आज़म का 77वां उनकी डेथ एनिवर्सरी आज मनाई जा रही है। बहुत ही अकीदत व एहतराम के साथ उनको खराज अकीदत भी पेश किया जा रहा है और हम भी इस प्लेटफॉर्म से उनके लिए दुआ गो हैं, उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। उनकी बेलौस खदमात पर, उनकी कुर्बानियों पर जो उन्होंने दी और उनकी जो जिस तरह से सियासी क़यादत थी, लीडरशिप थी, उसको जितना भी सराहा जाए उतना कम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। बिल्कुल ऐसी है। आज डेथ एनिवर्सरी थी तो हमने आगाज़ में भी कायद-ए-आज़म को याद किया और आगे जाके भी इंशाल्लाह इनके ऊपर बात भी करेंगे और कायद-ए-आज़म की जो खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और इस पूरे खित्ते के लिए उनके हवाले से बात भी करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, सोशल स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए एक अहम संग मेल अबूर कर लिया है। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया है। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी दाखिला ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत की है। जनूबी पंजाब भिजवाने से कल लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल की हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब के मुताबिक सिविल डिफेंस के लिए 10 मजीद एयरलिफ्ट ड्रोन्स की खरीदारी का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में ये अपनी तर्ज की पहली इमरजेंसी एयरलिफ्ट ड्रोन सर्विस है। महकमा दाखिला पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहा है। ड्रोन सर्विस से नाकाबिल रसाई और ख़तरनाक मकामात से इंसानों को महफूज अंदाज में एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक सैलाब व हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस जवान फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं। सिविल डिफेंस के तरबियत याफ्ता एहलकार और रजाकार कीमती इंसानी जानें बचा रहे हैं। सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर में शहरियों को बतौर रजाकार रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए रवा हफ्ते 4000 से जायद रजाकार रजिस्टर करवा चुके हैं अपने Exactly जी, दिस इज़ इंडीड कमेंडेबल और बहुत ही ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जितने भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है एक रे ऑफ होप आपको नज़र आती है जब इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें सामने आती हैं जितने भी फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी। तो ये अच्छा है अगर ये मुकम्मल तौर पर काम हो जाए तो इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। और हमने जब भी देखा है कि सिविल डिफेंस के हवाले से बात हो या कुछ इस तरह की बात हो तो यकीनी तौर पे पंजाब हमें आगे नज़र आता है। चाहे रेस्क्यू की बात हो या फिर किसी सैलाब की बात हो, किसी भी रेन इमरजेंसी या सैलाबी सूरत हाल की बात हो तो पंजाब कहीं ना कहीं पे उसका हल निकालता हुआ हमें नज़र आता है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक करें। और जी अब ये जितनी सूरत हाल बेहतर होती जाएगी उतना ही हमें भी, क्योंकि हम इस तरह की कहानियां, इस तरह की स्टोरीज देख रहे हैं कि अफसोस हो रहा है। आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे। आईफोन 17 के हवाले से तो आपने जाना होगा, वो क्योंकि कल ही आया है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ और 16 के हवाले से बताता हूँ जो कि प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट हो चुके और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान में एप्पल की नई आईफोन 16 सीरीज खरीदने वाले सारिफीन शदीद मायूसी और गुस्से का शिकार है। लाखों रुपए खर्च करके पीटीए मंजूर शुदा डिवाइस खरीदने वालों ने इंकशाफ किया है कि फोन्स में ऐसी खराबी सामने आई है कि जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के को नामुमकिन बना रही है। और बदतरीन बात यह है कि मसला वारंटी में भी कवर नहीं हो रहा। सारिफीन के मुताबिक आईफोन 16 प्रो मैक्स समेत दीगर मॉडल्स और इनकी जो कॉल्स हैं या फिर मैसेजेस हैं वो देखने के दौरान मुकम्मल तौर पर ये फ़ोन फ्रीज हो जाते हैं और फ़ोन कॉल के वक्त या मैसेज ओपन करते हुए अचानक बेजान हो जाते हैं और किसी भी काम के काबिल नहीं रहते। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में किए गए सर्वे के मुताबिक दर्जनों सारिफीन इस मसले का सामना कर रहे हैं। दुकानदार दावा करते हैं कि वो सिर्फ पैक सेट इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए अंदरूनी खराबी की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। और पाकिस्तान में एप्पल की अगर ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए मर्केंटाइल, उन्होंने भी सारिफीन को मायूस कर दिया और कंपनी सारिफीन को बार बार फैक्ट्री रिसर्च का मशवरा दे दिया और फिर कहते हैं कि एप्पल हेल्पलाइन से रब्ता करें, जबकि पाकिस्तान में एप्पल की कोई बाज़ाब्ता मौजूदगी ना होने के बायस ये सहूलत बेफ़ायदा है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी सारिफीन ने इसी खराबी की शिकायत की। लेकिन गज़ल, पाकिस्तान में इस वजह से गंभीर मसला है कि पाकिस्तान में एप्पल को ऑफिशियली कोई रिप्रेजेंट ही नहीं करता और ना ही उनका यहाँ पे कोई सर्विस सेंटर है। एग्जैक्टली लेकिन देखिए ये 16 प्रो मैक्स के हवाले से ना पहले भी बातें हो रही थी। इसकी स्क्रीन जो है वो खुद ब खुद चलती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, फिर बंद हो जाना और एक दिन में 8 से 10 बार तो रीस्टार्ट करना पड़ता था इस फ़ोन को। ज़ाहिर है इतना महंगा फ़ोन लेने के बाद फिर जब इस तरह के मसाइल होंगे तो सब ही डिसअपॉइंट हो जाएंगे इस तरह से। और अभी तो जिस तरह आप 17 की बात कर रहे थे, अब देखना है कि उसमें कितने फ्लॉज सामने आते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ तो अब आगे चल दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से एप्पल ने क्या काम किया है वो इस मसले को देख रहा है और उन्होंने iOS 18.1 को भी अपडेट कर दिया ताकि जितनी भी ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जा सके। लेट्स सी कि अब कितना ये इसमें अच्छी साबित होती हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जिन लोगों के घुटने में ज़्यादा दर्द होता है, ख़वातीन के, मर्दों के, उनके लिए स्टोरी है वो देख लें, क्योंकि घुटने के दर्द में मुब्तला खातून की टांग में
सोने की तार बरामद हुई है। और ये इस वक्त जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक 65 साल खातून के घुटने के एक्सरे की है, जिसमें देखा जा सकता है कि घुटने के गिर्द सैकड़ों छोटे सोने के तार मौजूद हैं। और जनूबी कोरिया से उन खातून का ताल्लुक था जो कि 65 साल खातून थी। उन्होंने वो जिस बीमारी का शिकार थी, घुटनों की बीमारी का शिकार थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनकी वो जिस तकलीफ में मुब्तला थी उनका इब्तदाई इलाज भी हुआ। इब्तदाई इलाज के तौर पर दर्द कम करने वाली उन्होंने बहुत सारी दवाएं भी हासिल की, वो भी इस्तेमाल की, लेकिन या तो ज़ाहिर फिर वो असर ना की होंगी या फिर उनको इस तरह से बदहज़मी जिसे कह देते हैं, हैज़ा कह देते हैं, उस तरह की अलामात की वजह से उन्होंने अपनी अद्वियात भी बंद कर दी होंगी। और ख़ातून ने तकलीफ़ कम करने के लिए हफ्तावार बाद में कई बार हफ्ते में इको पंचर शुरू किया, ख़ास तौर पर जब दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ख़वातीन ने घुटने का एक्सरे कराया। जो चीज़ सामने आई वो घुटने के अंदर सोने की इंतहाई बारीक तारें थी। कैन यू इमेजिन कि घुटने के अंदर कितना अमीर होगा जिसके अंदर सोने की तारें हैं। घुटना अमीर होगा, बिल्कुल। दरअसल ये तार इको पंचर के दौरान बाकायदा तरीके से अंदर छोड़ दिए गए थे ताकि जिस्मानी जितनी भी आपको पता है कि स्टिमुलेशंस होती हैं उनका असर बरकरार रहे। और अगरचे ये तरीका कुछ इलाकों में इस्तेमाल भी होता रहा है, लेकिन इसके मौसर होने का कोई मजबूत या फिर आप ये कहें कि साइंसी सबूत नहीं है। और इलाज मौखर करने से मुनासिब तिबी इक़दामात में ताख़ीर भी होती रही है और बीमारी बढ़ सकती है। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि सोने की तार छोड़ने से सिस्ट बन सकते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ये जिस्म में हरकत भी कर सकते हैं और MRI जैसी तस्वीर बनवाने में भी रुकावट या खतरा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ख़वातीन और हज़रात, इनकी टांग के क्या कहना है। ये अगर पाकिस्तान में ये टांग होती तो इसके अंदर ना सिस्ट बनती ना कोई और मामला होता, बल्कि लोग टांग को उठाते और उठा के भाग जाते क्योंकि उसके अंदर सोने की तारें मौजूद है। और सोना पाकिस्तान में बहुत महंगा, और मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि तकरीबन 4 लाख रुपए तोला हो चुका है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, लेकिन यह है पाकिस्तान से। सोशल मीडिया पर एक गैर मामूली और दिलचस्प शादी कार्ड ने सारिफीन को अपनी तरफ मबजूल करवाया, सारिफीन की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाया, जिसमें डिजिटल सलामी का मुनफरिद तस्वुर मुतारिफ करवाया गया। कार्ड के मुताबिक शादी की तकरीब 5 सितंबर 2025 को मुनक्किद होगी, जिसके उन्वान के तहत उसका एक उन्वान भी है और जहां शिरकत करने वाले मेहमानों को डिजिटल सलामी पेश करने का पैगाम दिया गया। इस गैर रवायती तर्ज ने शादी कार्ड को रवायती दावतनामों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना दिया। जैसे ही ये कार्ड सोशल मीडिया पर सामने आया, सारिफीन ने इसे खूब सराहा और दिलचस्प तबसरे भी किए। कुछ ने इसे जदीद टेक्नोलॉजी का दिलचस्प इस्तेमाल करार दिया तो कुछ ने इस इस्लाम के नए दौर की सलामी के नए दौर की शुरुआत करार दिया। और कुछ सारिफीन ने मजाक पर लिखा कि अब रवायती लफाफे की जगह मोबाइल फ़ोन या फिर QR कोड को सलामी का जरिया बनाया जाएगा। मारिन का कहना है कि इस तरह के तख्लीकी आइडियाज़ पाकिस्तान में शादी की तकरीबात को एक नए रुझान की तरफ ले जा रहे हैं, जहां नौजवान नस्ल मुनफरिद और यादगार तजुर्बात को तरजीह देती है। ये पहला मौका है कि कराची में किसी शादी कार्ड ने डिजिटल सलामी का जिक्र करके इतनी बड़ी तादाद में अवामी रद्द-ए-अमल हासिल किया। और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस दावतनामे ने ना सिर्फ नौजवान बल्कि बड़ी उम्र के अफराद को भी हैरान किया जो रवायती शादी कल्चर के आदी हैं। अच्छा, मतलब अच्छी बात है, आप QR कोड इस्तेमाल करें, सलामी दे दें। वो न जाने की फिक्र, न आने का गम, न पेट्रोल का खर्चा। आपने जो सलामी देनी है सलामी देनी है क्योंकि पहले उन्होंने दी थी, अब हमने वापस भी करनी है, तो आप QR कोड से डिजिटल शादी। फिर हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे यार मैं गजल की शादी में गया था या मैं हसनैन की शादी में या व्हाट्सओवर में सईद की शादी में, अच्छा गए थे, नजर नहीं आए यार वो QR कोड सलामी दे दी, बात ही खत्म। वो भी कहेगा हाँ मैं भी लाहौर में था, मेरे भी QR पे ही भेजी थी, इसी वजह से आपकी नजर नहीं आई। ये आपको बता दिया आसान सा तरीका। जिनका दिल नहीं करता किसी की शादी पे जाने का या फिर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी समथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, तो आप QR कोड इस्तेमाल करें, लेकिन सलामी आपने ज़रूर देनी है। आप भेज दें, बेशक शादी पे ना जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी शादी फिर भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नाश्ता आप करते हैं? बिल्कुल मैं करता हूँ, रोज करता हूँ और टाइमली करते हैं सुबह सवेरे, लेकिन वैसे मैं थोड़ा सा कभी कभार नहीं करती, ये रियलिटी है। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी क्योंकि ये हमारी तरफ मिथ है कि जो कहते हैं कि नाश्ता कम करते हैं या लेट करते हैं या कभी कभार उनकी रूटीन नहीं होती, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तो नाश्ते से रिलेटेड ही आपको आज खबर देते हैं क्योंकि आपका नाश्ता करने का वक्त आपकी उम्र का तयन कर सकता है। और इस स्टोरी के बाद से मैं भी थोड़ा सा अलर्ट हो गई हूँ कि मैं प्रॉपर नाश्ता करूंगी। जदीद तहकीक हमें ये बताती है कि एक बड़े तज्जियाती मुताले यानी कि 20 साल से ज़्यादा अरसे पर मुश्तमिल में ये मालूम हुआ है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है लोग नाश्ता और रात का खाना आम तौर पर देर से करने लगते हैं और खाने का मजमूई वक्त भी सुकड़ता जाता है। और ख़ास तौर पर देर से नाश्ता करने वालों में
डिप्रेशन होता है, थकन होती है, मुंह की सेहत के मसाइल हो जाते हैं और फिर सबसे बड़ी बात कि मौत का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अफराद जल्दी नाश्ता करते हैं, जैसे कि मेरे साथ हसनैन बैठे हुए हैं, ये बहुत जल्दी नाश्ता करते हैं माशाल्लाह, मसलन सुबह तकरीबन 7:50 तक या फिर 8 बजे तक, आप 6 बजे कर लेते हैं, इनमें देर से नाश्ता करने वालों के मुकाबले में मौत का खतरा कम होता है। और इससे ज़्यादा आपको ये भी बता दें कि हर घंटा देर से नाश्ता करने पर मौत का खतरा 8 से 11% तक आप ये कहें कि बढ़ जाता है। और हमेशा देर से नाश्ता किया जाने से बुनियादी सेहत के मसाइल, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, डिप्रेशन हो गया, नींद की खराबी, आपकी फिजिकल वीकनेस जो होती है, जिस्मानी कमजोरी में भी कमी हो सकती है। इसके साथ साथ यही वजह है कि नाश्ता करने के औकात कार को हेल्थ मेकर भी कहा जाता है। तो खवातीन आज़ाद, गजल की स्टोरी से पता चला है कि आपने आइंदा नाश्ता बहुत ही वक्त पे करना है। अगर उन्होंने 7:50 का टाइम दिया ना, यार 7 बजे करना स्टार्ट कर दो, ताकि ये दिल की बीमारी, हार्ट अटैक और मरने की बीमारी, डिप्रेशन, इन सब से आप दूर रहें। और एक नाश्ता ही तो आपने टाइम पे करना है, तो उसको आप 6 बजे ले जाएं, नाश्ता टाइम पे करें, आपको बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। खवातीन आज़ाद, यहाँ पे हमारी सोशल स्टोरीज का वक्त खत्म हुआ चाहता है और वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। अब हम बात करेंगे उस अजीम शख्सियत की जिसका आज हम 77वां यौम वफात मना रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग रियासत कायम करके बरसगीर का नक्शा तब्दील करके अंग्रेज और कांग्रेस को तनहा शिकस्त देने वाले तारीख साज शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज 77वीं बरसी मनाई जा रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी और नेहरू जैसे गाक सियासतदानों को सियासी मैदान में मात दी और लॉर्ड माउंटबेटन के अज़ाइम के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे, अपनों के गिले दूर किए और पाकिस्तान की जदोजहद में शामिल करवाया। पहले कांग्रेस के साथ आज़ादी की जदोजहद में कांधे से कांधा मिलाया, लेकिन जब एहसास हुआ कि बंटवारे के बगैर कोई चारा नहीं, तो मुसलमानों के लिए अलहदा रियासत के लिए दिन रात मेहनत की। आज़ादी के बाद बिखरे हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए कायद आज़म ने आखिरी हद तक कोशिशें की, लेकिन ज़िंदगी ने ज़्यादा मौका ना दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी पर बात करने के लिए, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, उनकी खिदमात करने के लिए आज हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ने ज्वाइन कर लिया है। आप हिस्टोरियन भी हैं, आप राइटर भी हैं, इसके साथ साथ आप फॉर्मर सेनेटर भी रह चुके हैं। जावेद जब्बार साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो जिस तरह से हमने अपने इब्तिदा में जिक्र किया, हसनैन ने भी, कि आज हम 77वां यौम वफ़ात मना रहे हैं बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। जब हम उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं तो बहुत सी क्वालिटीज़ हमारे सामने आती हैं, सिंप्लिसिटी, उनकी लीडरशिप, इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें। आप एज अ हिस्टोरियन, एज अ राइटर, क्या समझते हैं वो कौन से एस्पेक्ट्स थे जिन्होंने उनको एक कायद बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपकी दावत का। इब्तिदाई कलमात में ये फरमाया गया कि जिन्ना साहब की खूबी थी कि उन्होंने कांग्रेस को भी और बरतानवी हुकूमत को भी शिकस्त दी, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि 4 बड़ी मौसर मुसलमान तंजीमों ने कायद आज़म को एक तो काफिर आज़म कहा और पाकिस्तान के तश्कील होने की मुखालिफत की, वो शदीद मुखालिफत। और हैरान कुन बात यह है, जैसे पाकिस्तान बना तो उन 4 में से तो 3 ने तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को अपनाया। वो भूल गए कि कायद आज़म ने कितनी मेहनत की और क्या तसव्वुर था, और अब वो बन गए हैं पाकिस्तान के मुहाफिज, इस्लाम के मुहाफिज। तो ये तजादात मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़े फेस किए, बड़ी हिम्मत के साथ ओवरकम किए। यक वक्त उन्होंने कांग्रेस, बरतानवी हुकूमत और अपने साथी मुसलमानों की गलत बुनियाद पर मबनी एक तस्वुर को भी शिकस्त दी। उसके साथ साथ बड़ा सानेहा ये रहा है, सानेहा मैं क्या कहूँ कि एक मिस्ट्री रही है, पैराडॉक्स जिसे कहते हैं, तजाद कह सकते हैं, कि जहां कायद आज़म की तस्वीर आपको सारे पाकिस्तान में मिलेगी, हमारे करेंसी नोट्स पे मिलेगी, हमारे स्टैम्प पे मिलेगी, हर दीवार पे मिलेगी, लेकिन ये शख्सियत बहुत ही एक मेरे लिए मिस्ट्री है, अभी भी मिस्ट्री है, क्योंकि वो इतने शदीद अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते थे।
अपने निजी जिंदगी को, अपने जज्बात को, कि कभी वो उन्होंने शेयर नहीं किया, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, अपने जाती जज्बात के बारे में कोई इजहार नहीं किया। सिर्फ एक वक्त जब उनकी वाहिद और एक ही बीवी थी, रति जिना, जब बहुत अर्ली लाइफ में वो बेचारी अपनी जिंदगी खो बैठी, तो उनके जनाजे पर जब वो गए दफनाने के लिए, तो उस वक्त एक ही वक्त है जब मोहम्मद अली जिन्ना के आंखों से आंसू निकले हैं, और उसके बाद कभी उन्होंने फिर उसका जिक्र नहीं किया, ना फिर शेयर किया। और फिर अजीब ट्रेजेडी थी ना कि एक ही बेटी थी इनकी, और जिस खातून से उन्होंने शादी की जबरदस्त उसने कुर्बानियां दी, अपने मजहब की, ज़ोरास्ट्रियनिज्म की कुर्बानी दी, अपने खानदान से ताल्लुक हो गई, अपने माशरे से भी अलग हो गई, क्योंकि उन्हें इश्क हो गया था मोहम्मद अली जिन्ना से, और वो थी पारसी, मुसलमान बन गई। बड़ी ट्रेजेडी ये भी है कि जिन्ना साहब उनको वो वक्त और तवज्जो नहीं दे सके जो उन्हें, मैं समझता हूं कि देना चाहिए था, क्योंकि वो सियासत और अपने लीगल प्रैक्टिस की वजह से बार बार बॉम्बे में हमको छोड़कर वो जाते थे दिल्ली, वो आती भी थी, साथ भी रहती थी। बट एनीवे, जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आया, तो बेटी ने एक और दीन के ताल्लुक रखने वाले शख्स से उनकी मोहब्बत हो गई, और वो जिन्ना साहब के लिए नामंजूर था। तो ये एक अजीब तजाद पे तजाद, सो द मैन रिमेन्स अ मिस्ट्री। और ये पैराडॉक्स है कि हम उनको हर जगह देखते हैं, लेकिन असली उनकी अंदरूनी जज्बात और ख्यालात बहुत महदूद हद तक हमें उसका इल्म है। जावेद साहब, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं, हम अक्सर ये सुनते हैं, आपने तो उनको मिस्ट्री कह दिया कि कायद आज़म का पाकिस्तान होता तो कुछ और होता, आज का पाकिस्तान कायद आज़म का पाकिस्तान नहीं है। वट आपने उनको पढ़ा भी, उनको सुना भी, सब चीजें की, आप क्या समझते हैं कि क्या कायद आज़म के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में क्या कुछ डिफरेंस होता है? डिफरेंस है। देखिए, एक तो बड़ा सानहा ये था ना कि बनिस्बत दीगर और बानियों के, जिन्होंने अपने नए मुल्क, नई रियासत को कायम करने में नामवर किरदार अदा किया, जैसे माओ ज़ेडुंग चीन में, या जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में, या कमाल अतातुर्क तुर्किये में, इन सब लोगों ने आजादी हासिल करने के बाद 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रहे, रहनुमाई फराहम की, एक तसव्वुर को मुमकिन बनाने में कदम उठा सके। जिन्ना साहब की ट्रेजेडी ये थी, और इसीलिए मैं उनको ट्रेजिक हीरो कहता हूं, कि वो 13 महीने के अंदर गुजर गए। तो जो तसव्वुरात उनके जहन में थे और जो उनके बयानात में थे, उन्हें हतमी शक्ल नहीं वो दे पाए, लेकिन उस शख्सियत का विजन कितना दिलचस्प था। मार्च 1947 में, यानी कि पाकिस्तान बनने से 5-6 माह कबल, जब सोहरावर्दी साहब, जो उस वक्त बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, उन्होंने तजवीज की कि बंगाल को तकसीम नहीं करना चाहिए, बंगाल एक आजाद खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए, सिंगल इंडिपेंडेंट बंगाल। तो एक ही शख्सियत थी जिसे अंदाजा था कि ये कितने हकदार हैं हमारे बंगाली भाई अपनी रियासत बनाने के लिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी हिमायत की, बरतानिया ने उसकी मुखालिफत की, कांग्रेस पार्टी ने मुखालिफत की, क्योंकि अगर एक बंगाल होता, मगरबी और मशरकी बंगाल, तो मुसलमानों की अक्सरियत होती। वो कांग्रेस को काबिल कबूल नहीं थी, वो चाहते थे कि हुक्मरानी वो करे, तो उन्होंने तकसीम किया। इसी तरह पंजाब में भी ये तकसीम के खिलाफ थे मोहम्मद अली जिन्ना, बड़े शदीद अंदाज में उन्होंने पार्टीशन की मुखालिफत की, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी रहें बराबरी की बुनियाद पर। लेकिन अगेन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पंजाब में, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत बनती, तो वो मुसलमानों के तहत, मातहत रहें। तो ये ट्रेजेडी देखिए कि एक साल बाद, मार्च 1948 में पाकिस्तान को आजादी मिल चुकी थी, तो कायद आजम आखिरी अपनी विजिट पे गए ढाका और चिटगांव, और वहां
एक गलती की उन्होंने, वो ये कि उन्होंने कहा रियासत की ऑफिशियल जबान सिर्फ और सिर्फ उर्दू होगी, क्योंकि बंगाली बाहर नहीं बोली जाती, जो कि दुरुस्त था। लेकिन उसकी वजह से बहुत बड़े सतह पर एक गलत फहमी पैदा हुई हमारे बंगाली बरादरान में। लेकिन कायदे आजम की जो बुनियाद रखी थी उन्होंने, मुसलमान कौमियत का तस्वुर, वो एक ऐसा अनोखा तस्वुर था, उसकी बुनियाद पर हमें आज पाकिस्तान को उनकी विजन की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि कोई और मुल्क नहीं बनाया गया दुनिया में जिसमें बुनियाद थी मजहबी यकसानियत की और बगैर किसी लसानियत के। सऊदी अरब को देख लें, इजराइल को देख लें, दीगर जहां मजहब की बुनियाद पर बनाई गई रियासतें, वहां पर लसानी बुनियाद, रेशियल, लिंग्विस्टिक, जबानी बुनियाद पर एक हम आहंगी थी। लेकिन पाकिस्तान मुसलमान कौमियत का पहला एक मुल्क बना जहां पहले एक तरफ बंगाली बोली जा रही है, एक तरफ पंजाबी बोली जा रही है, कोई रेशियल एफिनिटी नहीं, कोई लसानी हम आहंगी नहीं। और लोग कहते हैं कि जी 71 में ये खत्म हो गया तस्वुर, बिल्कुल गलत है। जिन्ना साहब का तस्वुर आज भी जायज है, क्योंकि जब अलग हुआ मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से, उसने ये नहीं कहा वहां के लोगों ने कि जी अब हम जाकर मगरबी बंगाल का हिस्सा बन जाते हैं या हिंदुस्तान का। आज भी बांग्लादेश मुसलमान अक्सरियत रखने पर फख्र करता है और कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने दीन से दूर हो। अलबत्ता और आपका जो सवाल था, और ये आखिरी बात होनी चाहिए कि आज का पाकिस्तान क्या है, वो बहुत दूर है ऑब्वियसली जिन्ना साहब की विजन से। हमें आप जैसे अफराद जो भी इसको देख रहे हैं वो प्रोग्राम, हमारा फर्ज है कि मुसलमान होने का असल मकसद है जदीद सोच, जदीद इल्म को हम मिलाएं अपने तारीखी उसूल से, हमारी बुनियादी उसूल से, इज्तिहाद करते रहें। इज्तिहाद, असल जिहाद होता है इज्तिहाद और इज्तिहाद, और उसकी बुनियाद पर इंसाफ, बराबरी और एक तरक्की पसंद सोच, जहां औरत, खास तौर पे औरतों और बच्चों के हकूक, बच्चियों के हकूक, उनको हम पायदार बनाएं। ये होगा एक ही रास्ता पाकिस्तान को। जावेद साहब आपने बहुत दुरुस्त बातें की और बिल्कुल टू दी पॉइंट बातें की। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जिस तरह से आपने आखिर में फरमाया कि जो विजन है उससे आज का पाकिस्तान बहुत दूर है। जाहिर है जो यूनिटी थी, फेथ था, डिसिप्लिन था कायदे आज़म का, जिन पर हमेशा जिन असूलों पर उन्होंने बात देख रहे हैं, अदम बर्दाश्त है, पोलराइजेशन है, इतनी ज़्यादा डिवीजन है, तो हम बहुत दूर हैं, हमें इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुल्क की सियासत को टच करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से अब हलचल का शिकार हो चुकी है, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान ने सेनेट कमेटियों से इस्तीफों की हिदायत दे दी हैं और एक नया सियासी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये हुकूमत पर दबाव डालने की हिकमत अमली है या फिर कुछ और। दूसरी जानिब देखें तो अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं और उन वाक़यात ने पीटीआई की क़यादत को मुश्किल सूरत हाल में भी डाल दिया है, जहाँ एक तरफ नईफ मंजोता साहब को शो कॉज नोटिस देने पर गौर किया जा रहा है और कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, तो वहीं दूसरी जानिब अगर बात करें तो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की जानिब से भी माजरत जैसे हमें क्लिप्स नजर आए जिसमें वो सहाफ़ियों से माजरत कर रहे हैं, और इन सब पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी है गज़ल, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अली इमरान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बतौर तर्जुमान पीटीआई पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइजर जिम्मेदारी मिली है, हमारी तरफ से मुबारकबाद भी हो। तो क्या कुछ करने जा रहे हैं और कैसा है ये एक नया आपको एक ओहदा मिला है, तो इसको किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? जी, मैं इस पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बेहद मशकूर हूँ, और फिर चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहिबा का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब के अंदर उनकी नुमाइंदगी करूं और उनका तर्जुमान बनूं। तो एक दफ़ा फिर पार्टी की क़यादत
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आलिया हमजा साहिबा और तमाम लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की हद तक या पूरे पाकिस्तान की हद तक उनकी तर्जुमानी करूँ। सही सही। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि अब हम देख रहे हैं कि ये भी खबर है कि इमरान खान ने सेनेटर्स को कमेटियों से इस्तीफे देने का हुक्म क्यों दिया है? इस फैसले के पीछे असल हिकमत अमली आप लोगों की क्या है? क्या ये जो इकदाम उठाया जा रहा है सेनेट के अंदर पीटीआई के मौकिफ को मजीद कमजोर नहीं करेगा? और क्या आप लोग सारा ही मैदान खुला नहीं छोड़े? पहले इलेक्शंस में भी बॉयकॉट किया आप लोगों ने। मैं सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड पे ले जाता हूँ। आज हम जब सुबह अडयाला जेल पहुंचे तो इस तोशाखाना 2 केस के अंदर मेरा बी पावर ऑफ अटर्नी, जिसको हम वकालतनामा कहते हैं, वो भी दिया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस ट्रायल के अंदर बिल्कुल जाने की इजाजत नहीं है। आज जो मुझे पता चला जब मैं वहां से निकल आया, तो मुझे बाद में हमारे एक एमएनए हैं, मैंने उनको कॉल की क्योंकि मैं वहां पर मौजूद नहीं था। मैं तकरीबन 2 बजे के करीब, 2:15 बजे के करीब निकल आया, मैं और सेनेटर अली जफर साहब हम निकल आए वहां से। तो बाद में मुझे पता चला कि खान साहब का ये हुक्म आया। तो फिर जो हमारे वकला जो साहबान थे, मैंने उनसे भी कंसल्ट किया और पूछा, तो मुझे उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने ये हुक्म फरमाया कि जो स्टैंडिंग कमेटी से सेनेट की, वहां से हमें निकल जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का ये फैसला जो है, अगर खान साहब ये समझते हैं कि सेनेट की कमेटियों से बाहर आना चाहिए, जैसे कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से हम बाहर आए, तो स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है उनमें से भी हमें बाहर निकलना चाहिए। वहां पर बैठकर भी हमने गुज़िश्ता 1.5 साल हमने क्या कर लिया? हमने जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे या किसी स्टैंडिंग कमेटी के हमारे लोग चेयरमैन थे, तो क्या वो जो स्टैंडिंग कमेटी को जिस तरीके से वो चलाना चाहते थे कानून के मुताबिक, क्या उनको चलाया गया? क्या उन स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर वो रिफॉर्म्स लाए गए जो पीटीआई चाहती थी? क्या उन स्टैंडिंग कमेटीज जो एजेंडा कानून के मुताबिक देना चाहती थी या फलाह के लिए, अवाम के मंसूबों के लिए देना चाहती थी, उनको सुना गया? जवाब है नहीं। तो जब आपकी बात सुनी नहीं जा रही और जब पूरे मुल्क में जिस ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हमारे साथ हम आपसे और भी काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो कि करने हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उनसे हम सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो इस्तीफों का सवाल किया था गज़ल ने, क्या इस्तीफों के ज़रिए इमरान खान हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं? वो तो सबको पता है, लेकिन क्या इसमें वो कामयाब होंगे या फिर उल्टा उनको नुकसान होगा? क्योंकि माजी में हमने यही देखा है कि खान साहब ने जो कुछ किया है उसका उनको नुकसान होता हुआ नजर आया। देखिए जी, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कोई हुकूमत, क्या कोई असेंबली, हाँ वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो या सूबाई असेंबली हो, अपोजिशन के बगैर कभी भी जो है वो चल सकती है कोई असेंबली? नहीं। आप मुझे ये बताएं कि जिस असेंबली के अंदर ऑपोजिशन होगी नहीं, उस असेंबली की क्या लीगल स्टैंडिंग्स क्या होंगी या उसकी जो अखलाकी कोई वैल्यू है वो क्या होगी? जिस असेंबली के अंदर आवाम की अपोजिशन और वो पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो असेंबलियों से या स्टैंडिंग कमेटी से बाहर निकल जाती है, तो फिर उनकी क्या वक़्त रह जाती है? क्या अखलाकी तौर पर और क्या कानूनी तौर पर क्या उन असेंबलियों की वक़्त है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत खत्म हो जाएगी और उन असेंबलियों के अंदर होने वाली लेजिस्लेशन, जो कि पहले भी पीटीआई अपोजिशन बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही थी हर उस इशू पे, खास तौर पे जो रिसेंट इशू है, जो बड़े इशू है, जिसकी मैं एक इशू की बात कर दूं, 26th अमेंडमेंट थी। उस अमेंडमेंट के बाद आपने देखा कि जिस तरह इस मुल्क की अदलिया का, अदालतों का या कानूनी जो इदारे हैं उसके नीचे आ रहे हैं, और इवन सुप्रीम कोर्ट का जो हाल हुआ, उसके बाद अगर पीटीआई असेंबलियों में बैठ जाती है, ना तो वो कोई अपना कानूनी जो है वो किरदार अदा कर सकती है और ना ही उसकी बात सुनी जाती है। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि हमें स्टैंडिंग कमेटियों के में तो हमने इस्तीफे दिए ही दिए, और शायद मेरी ये ख्वाहिश होगी कि खान साहब एक और हुक्म फरमाएं और वो कहें कि जी इन असेंबलियों से भी बाहर आ जाएं, जहां पर बैठकर ना तो हमारी आवाज सुनी जाती है और ना ही हमारी किसी भी बात को जो हम
कानूनी तौर पर भी और अखलाकी तौर पर भी ठीक करते हैं, उसको सुना नहीं जाता, और बजाय उसके हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको 10-10 साल की सजाएं दी जाती हैं, और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को असेंबलियों में लाने की कोशिश की जाती है। फिर आप ये देखें कि ना सिर्फ ये, बल्कि हालिया ही एक सेनेट की सीट पर अभी इलेक्शन कमीशन ने उस शख्स को डीनोटिफाई नहीं किया जिसको सजा दी गई थी, तो उसकी सीट पर इलेक्शन जो है वो मुनक्कद कर दिया गया, और वहां से एक जो है दूसरे शख्स को जिताकर सेनेट के अंदर जो लाया गया। और आप हमारी प्रीवियस अगर देखें 2-3-4 महीने पीछे चले जाएं तो किस तरह जो हमारी खवातीन की रिजर्व सीट थी वो हमसे छीनी गई। तो ये सारा कुछ इन असेंबलियों में बैठे हुए लोगों ने किया ना। सही। अगर वहां पर बैठकर हमारे पार्लियामेंटेरियंस उन कमेटीज के अंदर वहां पर बैठकर अगर पार्टी के लिए या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या बिल्कुल आवाम आप के लिए ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते ऑपोजिट तो फिर इस तरह से मुमकिन ही नहीं है। इमरान साहब मुझे ये भी बताएं कि सहाफ़ी पर जो तशद्दुद का मामला हुआ था, पीटीआई क़यादत का नईम पंजोता को भी अब शो कॉज नोटिस देने का फैसला वो कर रही है, और पीटीआई क़यादत ने ये भी कहा है कि इस मामले की मजीद तहकीकात भी होंगी, इस हवाले से कमेटी भी बना दी है। क्या मौक़िफ़ है इस पर आपका? देखिए जी, मैंने आज तैयब साहब से वहां पर मुलाकात की, मैंने और बैरिस्टर गौहर साहब ने। आज की फुटेज भी आपको मिल जाएंगी, वो बहुत सारे साथी वो वहाँ पे मौजूद थे, और हमने बाकायदा तैयब साहब के साथ पूरा जिसको कहते हैं ना चप्पी डाली, और बाकायदा मीडिया से हमने बात की कि हम और आप एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया हमेशा साथ साथ चलते हैं, और आप लोग भी हमारी तरह इस वक्त आप लोगों पर भी जो पीका के कवानीन लागू किए गए हैं जो कि टोटली कंप्लीटली गैर कानूनी है, जिसके जरिए साफियों को विक्टिमाइज किया जाता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो हमें मिलकर साथ चलना है। अगर कोई ऐसी गलतफहमी, या मैंने तमाम फुटेजेस कल देखी, मैं वहां बहुत करीब था जेल से जब हम निकले, तो जब ये इंसिडेंट हुआ वहां पर मैं उसको लाइव देख रहा था जो जब स्टार्ट था। तो अगर किसी भी फरीक की कोई गलती है तो मेरे ख्याल से हमें इसको भूल कर आगे चलना चाहिए, और साफी हमारे भाई हैं, उनकी वसातत से ही हमारी जो आवाज है वो आवाम तक पहुंचती है। और मेरी तमाम ठीक हो गया। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि हमने जिस तरह अडियाला जेल के बाहर ये हुआ, तैयब बलोच के साथ साफियों पर तशद्दुद के वाकयात हुए, स्पेशली पाकिस्तान अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो इस हवाले से आप अपने कारकुनान को कोई तंबीह वगैरह नहीं करते? क्योंकि साफ़ी हैं जो आपकी खबर को कहीं ना कहीं से तो आवाम तक पहुंचाते हैं। मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकल वर्कर है ऑब्वियसली ये तो ट्रेंड तो जरूर होते हैं। ऑब्वियसली इनकी एक नर्सरी है जहाँ से ये निकलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी शुरू में एज ए वर्कर हमने स्टार्ट किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने पार्टी के अंदर जो है वो हमें भी नुमाइंदगी दी गई। ऑब्वियसली जो वर्कर्स होते हैं के जज्बात होते हैं, और ख़ास तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले 9 मई के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को निशाना बनाया गया, उन पे तशद्दुद किया गया, उन पे जुल्म किया गया, और जो फस्तायत का जो पूरा एक दौर गुजरा, उसके बाद थोड़ा सा तो वर्कर जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन मैं इसको कभी जस्टिफाई नहीं करूंगा। सही, चलिए सर, ये बात तो हो गई। मुझे आखिर में ये इस सवाल पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, जरूरी है पूछना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की वजह से इमरान खान अभी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑपरेशन को रोका जाए, क्योंकि ANP को खत्म करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन किया, और अब PTI को भी खत्म करने का ही मकसद है। वाकई ऐसा है? देखिए, उसमें जो मुझे पता चला, जो वकला अंदर थे, जो खान साहब ने बात की, खान साहब ने ये बात की क्योंकि शावर के अंदर KPK के अंदर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को ये पैगाम भेजा कि आप जो KPK के अंदर ऑपरेशन है उसको बंद करवाएं। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इसका बैकलैश क्या आएगा कि जब वहां पर ऑपरेशन किया जाएगा तो वो ऑपरेशन जो वहां का PTI का वोटर है या वर्कर है, उनके डायरेक्टली जहन में ये बात जाती है कि ये ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसकी मर्जी से हो रहा है और हम पर जुल्म हो रहा है। देखिए, आपने माजी में भी देखा कि जब भी ऑपरेशन होते हैं उसमें कोलेक्टरल डैमेज होता है। उसमें जहां पर गुनाहगार लोगों को मारा जाता है, वहां पर बहुत सारे बेगुनाह लोग भी जो हैं वो इसका शिकार हो जाते हैं। और ऑपरेशन में जिस तरह आपने फिर देखा कि इससे पहले भी जो ऑपरेशंस हुए उसमें कितने बड़े पैमाने पर जो इंटरनल डिस्प्लेस जो लोग थे, वो लोगं को डिस्प्लेस किया गया उनकी जगहों से, उनको वहां से हिजरत करना पड़ी, लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो
चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका कहने का मतलब ये था कि आप इस ऑपरेशन को रोकें जब तक इस ऑपरेशन की बाकायदा ठीक हो गया डॉक्टर अली इमरान साहब, थैंक यू सो मच। इस वक्त पंजाब की क़यादत क्या सोच रही है, फिर सेंट्रल की क़यादत क्या सोच रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस हवाले से आपने बात की। हम स्ट्रेट अवे वक्त ज़ाया किए बगैर आपको सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बताएंगे। सेंट्रल पंजाब की तो बात हमने अक्सर की है और सेंट्रल पंजाब में जो गवर्नमेंट के जितने भी चीज़ें थी उनको हमने इक़दाम को भी हाईलाइट किया, लेकिन इस वक्त उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अब ये जो सैलाब है ये फिर मुल्तान वाली साइड से गुजर रहा है और ये सिंध की तरफ जा रहा है। उमर दराज गोंदल साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। सर, सबसे पहले बताइएगा कि सेंट्रल में तो हमें तमाम तरह एफर्ट्स गवर्नमेंट की जानिब से नजर आई, आप वहाँ पे मौजूद हैं, मीडिया से इस इलाके को नहीं दिखाया जा रहा, वहां पे साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो क्या एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से और किस मैग्नीट्यूड का आप तबाही देख रहे हैं इस वक्त वहां पे? मैं नंबर 1 आपको यहाँ से तबाही के मुतालिक बताना चाहता हूँ। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये जलालपुर पीरवाला का इलाका है। यहाँ से आगे पीछे आपको पानी नजर आ रहा होगा। ये कोई समंदर नहीं है, ये कोई दरिया नहीं है, बल्कि आप यूं कहिए कि ये एक रिहायशी इलाका है, शहर है, उसके साथ ये दरिया बना हुआ है। इससे आगे बहुत सारी बस्तियां हैं, कल हमने विजिट भी किया और कई ऐसी बस्तियां, मैं अगर ज़्यादा एहतियात के साथ भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो मलिया मेट हुई हैं। बहुत सारे मकानात गिरे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो चारों तरफ से एज ऑफ दिस मोमेंट भी पानी में घिरे हुए हैं। वहाँ लोग महसूर हैं, उनके जानवर महसूर हैं और लोग अपने तौर पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस जगह मौजूद हूँ इस जगह से लोगों को मुख्तलिफ फलाही तंजीमें और गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो रेस्क्यू करके ला रहे हैं, वापस ला रहे हैं। रात को यहीं पे एक कश्ती किनारे के करीब पहुंचकर डूबी, लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि किसी जानी नुकसान से बचत हुई। तकरीबन कोई 100 मीटर वो दूर थे तो फौरी तौर पे फलाई तंजीमों के अफराद ने और रेस्क्यू अफराद ने उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया। कल हमने जो खबर ब्रेक की थी और हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ कश्तियों वाले, प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो लाखों रुपए ले रहे हैं। उसके बाद रात को हमारी इस खबर के ऊपर पंजाब की वज़ीर आला ने नोटिस लिया और ऐलान ये किया गया कि अब प्राइवेट कश्तियां जो हैं उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और उनके जो अदायगी है वो करेगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिल्कुल मेरे सामने यहाँ से वो कश्तियां मूव करते हुए 2 कश्तियां, जिसमें यहाँ की जो एसपी खदीजा है वो उसमें खुद सवार है, उन 2 कश्तियों को वो यहाँ से लेकर गए हैं जो प्राइवेट कश्तियाँ थी। और उनका जी हमने 83M, इससे ज़रा एक आगे दूर पॉइंट है 2-3 किलोमीटर, उनका जी हम वहाँ पे जो 84M, मुझे वो कह रहे हैं 84M है, यहाँ से उनको वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वहाँ पे आए और तमाम प्राइवेट कश्तियाँ वहाँ से चलाएंगे। लेकिन ये बातें एक और हैं। मसला ये है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ मेरे आसपास यूँ लग रहा है जैसे कोई, अगर कैमरामैन निशान आपको दिखाए, कि एक कोई मजमा है, कोई मेला लगा हुआ है। ये कोई मजमा या मेला नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने प्यारों के लिए सिर्फ इस उम्मीद के ऊपर खड़े हैं कि उनके बच्चे फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन आसान भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की मैनेजमेंट के ऊपर भी सवाल आते हैं। आसान इसलिए नहीं है, अगर यहाँ से हम कश्ती पे भी बैठे और हम आखिरी पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करें जहाँ लोग फंसे हुए हैं, तो मुझे वापस आते हुए गालिबन 3, 3.5 या 4 अच्छा उमर, यहाँ पर आप जलालपुर पीरवाला में मौजूद हैं, यहाँ की तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं, बराह रास्त मनाजिर भी दिखा रहे हैं। कल मरियम नवाज साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी, हमने देखा। और जिस तरह से हमने और भी बातें सुनी कि लोग वहां से मुंतकिल नहीं होना चाह रहे थे। क्यों मुंतकिल नहीं होना चाह रहे थे? क्योंकि उनको उस तरह की सहूलियात नहीं मैसर थी वहां पर। इस हवाले से भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और ये इस तरह की सूरत हाल आपको इतनी गंभीर यहाँ पर नजर क्यों आ रही है? इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह पहले हसनैन ने बात की थी सेंट्रल पंजाब के हवाले से, वहां तो इस तरह के इकदाम किए गए कि हमने उनके ऊपर सराहा भी, बात भी की। साउथ पंजाब में इतना फेलियर क्यों है गवर्नमेंट का? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मिसमैनेजमेंट है। रात कासिम गिलानी साहब हमारे साथ शो में बैठे हुए थे, एट द एंड उन्होंने मान लिया। यानी जिस जगह मैं खड़ा हूं आप समझिए ये पंजाब का एक आखिरी पॉइंट कह लीजिए। इस जगह के ऊपर रावी का पानी आता है, इस जगह पे चनाब का पानी आता है, सतलज का पानी आता है। यानी जब आपके पास सियालकोट में पानी आया तो आपको अंदाजा था इस पानी ने आगे जाना है और आपने इन बस्तियों को खाली नहीं करवाया। और उसके बाद आपकी मिसमैनेजमेंट क्या है? आपने रात गिलानी वाला में शिगाफ डाला। लोकल जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ का आम शख्स भी इस बात को जानता है कि पानी की जो कुदरती गुजरगाह या बहाव है वो विहाड़ी की तरफ होता है। जब सैलाब आता है पानी उस तरफ चला जाता है। इन्होंने उसमें लेट शिगाफ डाला, जिसकी बुनियाद के ऊपर कल क्यों की शिगाफ डाला? कल सूरत हाल ये थी कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर यहाँ पे थी। आपको जब ये अंदाजा हुआ कि यार ये जिस बंद को मैंने दिखाया ये कोई पक्का बंद नहीं है, ये आरजी बंद अभी कायम किया गया शहर को बचाने के लिए। फिर रात को इन्होंने फैसला किया कि वहां शिगाफ डाला जाए।
आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा लगाइए कि रात सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब शहर के अंदर यहाँ पे थी, एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे थे और उसके अलावा दीगर वुज़रा को भी है। अब जहाँ तक संगीनी का मसला है उसमें गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट ये है कि आपको जब अंदाजा था तो आपने लोगों को इवैक्यूएट करना था। ये बात ठीक है, लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते। कल हमने वो दिखाया कि कैसी सूरत हाल है, या हम कश्ती में थे जहाँ पे लोग डूब रहे थे और हमने उनमें से खातून को रेस्क्यू किया। दूसरी खातून को मर्द को कहा आप कश्ती में आ जाने का, नहीं आप हमारे जानवर पहले रेस्क्यू करें। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की रिट का मसला था। जब आपको पता था, अब जब खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो रहा है या माली नुकसान हो रहा है तो वो भी तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, गवर्नमेंट जवाब दे रही है। आपने उन लोगों को जब पता था कि आना है, यानी आप जरा सियालकोट वाले सैलाब के दिन और आज के दिन का अंदाजा लगाइए कि इतना टाइम आपके पास था। अब आप रिएक्शन दे रहे हैं, अब आप इस पूरी सूरत हाल की फायर फाइटिंग करने की कोशिश या उसको कहना चाहिए कि फायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास टाइम था, आपने मैनेज नहीं किया। और एक और बात, अभी कल हमने खबर दी, आज अभी एसएचओ साहब आए, उनके साथ हमारी तलखी हो गई, उसके अलावा वो एसपी साहब आ गई। मसला सिर्फ ये है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इस बस्तियां जो हैं वो डूबी हुई हैं। जरा एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये फलाई तंजीमों वाले नेक नीति से काम कर रहे होंगे। चले कुछ प्राइवेट अफराद जो मुखैर हजरात है शहर के, मैंने उनको भी जानता हूं, उन्होंने भी कश्तियां अपनी कहा कि आप लोगों को रेस्क्यू करें, लेकिन कोई प्लान नहीं है। यानी अगर आप खिदमत खल्क वालों को, अल खिदमत वालों को कहें कि भाई ये 5 बस्तियां आपके पास हैं, ये आपने रेस्क्यू करना है, ये आपके पास हैं, ये रेस्क्यू वाले करेंगे। यानी अगर एक ही बस्ती में सारे ये तीनों इदारे अफराद जाना शुरू हो जाए, आगे कौन जाएगा? लेकिन उमर एक सवाल, हल्का सा छोटा सा सवाल ले लीजिएगा। पॉइंट ये है कि आपकी खबर के ऊपर नोटिस भी हो गया, कश्तियों के वाले से नोटिस हो गया, लेकिन इंतजामिया वहां पे मौजूद है, मिनिस्टर वहां पे मौजूद है, एजुकेशन मिनिस्टर मौजूद है, सीनियर मिनिस्टर मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी के बावजूद भी यहाँ पे लाखों रुपए बटोरे गए कश्तियों वालों की जानिब से। सो इसके ऊपर भी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि किसकी इमाम पे ये कश्तियां चलती रही? मकामी लोग ही थे वहीं के ये? नहीं हसनैन, उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी टू से, एज ए सोसाइटी भी हम कहीं फेल हो जाते हैं। हम लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाना चाहते हैं। कल एक ऐसी खातून यहाँ पे मैं दिखाई दी, उसके हाथ में कुरान पाक था। वो कह रही थी मेरी बात नहीं सुनते, इस कुरान का वास्ता है, मेरे बच्चों को निकालो। और अब जब वो लोग लाखों रुपए ले रहे हैं तो वो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अब जब हमने ये कहा है तो मुझे यूं लग रहा है कि हमने तो लोगों की मदद की कोशिश की। यूं लग रहा है जब कश्तियां अपने प्राइवेट यहाँ से लोगों का एक रास्ता वो भी बंद हो गया, तो अब यूं लग रहा है लोग कह रहे हैं कि भाई हमें पैसे ले लो, हमारा मसला पैसा भी नहीं है। वही लोग खुद कह रहे हैं जो अब कल हमें शिकायत कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे लोगों को निकालो, हमारे लोगों को रेस्क्यू करो, हमारे बच्चे वहां पे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं। आप अंदाजा करें कि कैपेसिटी ये है कि रेस्क्यू करना दूर की बात है। कल मैं जिस फलाई तंजीम खिदमत खल्क वालों के साथ गया था, वो सिर्फ खाना देने के लिए गए थे कि चलें जिन लोगों को रेस्क्यू नहीं कर पा रहे उन तक खाना तो पहुंचाएं। और वहां पे लोग जो थे वो कह रहे थे हम निकलने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर है गवर्नमेंट को ये इकदाम तो गवर्नमेंट कर दें। यहाँ कल हमारे सामने कश्तियां आई, जिस लम्हे में खड़ा हूँ इस लम्हे भी इस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन या गाड़ियां कश्तियां आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की कैपेसिटी से काम, ये भी बात दुरुस्त है, ज़्यादा है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी ग्राउंड के ऊपर। हमने सिर्फ और सिर्फ अफसरान या बाकी जो चीज़ें हैं, देखें अगर कल से सीनियर मिनिस्टर पंजाब की यहाँ पे है तो वो क्या करेंगी? वो क्या कर सकती हैं? आपको आपकी ग्राउंड के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काम करना था। उनकी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन बता दी, कितनी कोऑर्डिनेशन है, कितना मुश्किल है कि फलां बस्ती है, उस फलां बस्ती की इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन को हमने इवैक्यूएट कर लिया, इतनी वहां पे फंसी हुई है। गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी ये डाटा होता है। लेकिन ये तब जब आपने करना हो। यहाँ लोग खड़े हैं, वो बहुत शिकायत है, बहुत सेंटीमेंट ऐसा है, मतलब वो इस मुसीबत में घिरे हुए हैं। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ, ये वो लोग नहीं है जो कोई भीख लेने वाले, खैरात लेने वाले नहीं, ये अपनी कमाई करके खाने वाले लोग हैं। जैसा तैसा भी कमा रहे थे, खुद कमा रहे थे, अपने घरों के अंदर है। और एक और बात, जनूबी पंजाब के ये जो इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर ऑलरेडी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। ये अगर आप कंपेयर करें लाहौर से, आप कंपेयर करें इवन मुल्तान से कंपेयर करें, तो ये उनसे पसमानदा तस्वुर किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सूरत हाल ख़राब थी। और मैं आपको बताऊँ, इस लम्हे तक जो तबाही है वो एस्टिमेट किसी ने कर नहीं सका। जब हम कल जा रहे थे तो हमें दरख्त नज़र नहीं आ रहे थे, हमें नीचे फसलें नज़र नहीं आ रही थी। यानी जानी माली नुकसान इतना है कि वो इसके बाद कोई एक अमल शुरू होगा जब ये पानी उतरेगा। अभी तो पानी जिस सतह के ऊपर कल हम यहाँ पे जब आए हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, अभी भी उसी लम्हे के ऊपर है। और अभी भी आप देखेंगे तो कश्तियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जाहिर है इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। इस तरफ सिविलियन इदारे लगे हुए हैं, दूसरी तरफ अलीपुर वाली साइड है। अलीपुर वाली साइड के ऊपर इससे ज्यादा खौफनाक खबरें आ रही हैं। जब लोगों को पता चला कि एवियन की टीम यहाँ पे मौजूद है, लोगों ने हमें कल से कॉन्टेक्ट किए हैं कि आप मेहरबानी करें, आप वहां पे आएं, वहां पे रिपोर्ट करें। 80% तहसील डूबी हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले हमें सीएम ऑफिस से बताया गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है
उनको मरियम नवाज शरीफ साहब ने रवाना किया है, क्योंकि जो हेड पंचनद है, हेड पंचनद के ऊपर 5 दरियाओं का पानी इकट्ठा होता है, गुजरना होता है। तो उनके मुताबिक वहां पे पानी का लेवल चूंकि इतना ज्यादा बुलंद हो गया है और इतना ज्यादा खतरा बढ़ गया है कि बिल्कुल लाहौर उमर, से आप सीनियर जब आप वहां पर गए, वहां की और चीफ सेक्रेटरी को वहां भेजिएगा। बिल्कुल, जब आप वहां गए वहां की भी रिपोर्टिंग कीजिएगा, वो भी हम देखना चाहेंगे। लेकिन अभी जिस वक्त अभी जहां आप मौजूद हैं, जाहिर है बहुत कम मीडिया वहां गया, बहुत कम कवरेज हुई। एबीएन में हमारे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम एंकर्स भी गए, समी इब्राहिम साहब गए, अलीना शिगरी साहिबा गई, आप भी वहां पर मौजूद हैं। कल मैं एक रिसर्च देख रही थी जिसमें आपने भी अभी जिक्र किया कि ह्यूज हमारा क्रॉप लॉसेस हुआ है, फिर रोड स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है वो भी तबाह हो गया। मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, शायद मैं अब ये एस्टिमेट ज़्यादा हो गया हो, 68 डेथ कंफर्म केसेस सामने आ रहे थे। उसके अलावा जितने भी लोग डिस्प्लेस हैं उनका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। अभी जो दरियाए चनाब है जो कि मुल्तान के करीब बहता है, उसकी क्या सूरत हाल आपको नजर आती है? आप चूंकि वहां बराह रास्त मौजूद हैं, आपने देखा है, खुद रिपोर्ट किया है, कल आपके व्लॉग्स भी हमने देखे, तो अब मजीद कितना कुछ वहां पे हो सकती है तबाही अगले आने वाले दिनों में? देखिए लेकिन ये जो इन्होंने रात को गिलानी वाला पे शिगाफ डाला, उस शिगाफ से थोड़ा प्रेशर इस शहर के ऊपर कम हुआ है। लेकिन असल मसला ये है कि पानी मौजूद है। अब 5 दरियाओं का पानी जब पंचनद की तरफ जा रहा है, पंचनद की उतनी कैपेसिटी नहीं है और आपने मिसमैनेज किया, ये शिगाफ डालने में लेट हुए आप, उस लेट की वजह से दबाव बढ़ता गया। अब मसला इस वक्त ये है कि अब थोड़ा सा खतरा यहाँ पे भी वैसा ही है, जिस तरह मैंने आप कोलीपुर की बात की वहाँ पे भी है, लेकिन हेड पंचनद के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अपनी मशीनरी को वहाँ पे मूव कर रही है ताकि उसको काउंटर किया जाए। अभी जो खदशा और खतरा जिस तरह आप पूछ रही हैं, वो अब हेड पंचनद की तरफ जा रहा है। वहाँ पे मेरा ख्याल ये है कि अगले चंद घंटों के अंदर या अगले आज 1-2 दिन के अंदर आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा कि वहाँ पे काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इस सारे मामले को लेकर, चूंकि देखें एक बात हमें मान लेनी चाहिए कि ओवरऑल ये इसमें कोई शक नहीं है, इस शहर के लोग भी मान रहे हैं कि पिछले चंद दिहाइयों में उन्होंने कभी इतना बड़ा सैलाब नहीं देखा और कभी सोचा भी नहीं था कि जलालपुर पीरवाला की इस हद तक पानी आ जाएगा। ये उनके लिए अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन अब मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज का फैक्टर कहा जा रहा है और फिर उसके साथ हमें हुकाम बता रहे हैं कि आइंदा साल ज्यादा बारिशें होंगी। अगर ज्यादा बारिशें होंगी तो फिर ज़ाहिर मसाइल भी ज्यादा होंगे। अब हमने तैयारी उसके ऊपर करनी है, लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं। अच्छा इन उमर, ये थोड़ा सा मनाजिर भी हमें दिखाइएगा कि इस वक्त जहाँ पे आप मौजूद हैं उसके मनाजिर भी जरा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जरा आपको दिखाता हूँ। ये जरा एहसान पीछे से दिखाइएगा। ये आपको ये घर नजर आ रहे होंगे बिल्कुल मेरी बैक साइड के ऊपर। ये जो घर है ये मुकम्मल तौर पे खाली भी हैं और आपको तकरीबन वो डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे उस तरफ अगर आपको दिखाएं, कश्तियां आ रही हैं, आपको दीवार के सिर्फ कोई 2 फुट नजर आ रहा होगा। आप दरख्तों को देखेंगे तो जहां पे दरख्त का सायादार दरख्त के ऊपर टहनियां होती हैं, वो टहनियों तक डूबा हुआ है, यानी नीचे वाली उसकी सारी हाइट डूबी हुई है। तो रात को इवन जब यहाँ पे कश्ती डूबी जो बिल्कुल बन के करीब है, तो यहाँ पे भी एक बार ऐसे लगा कि कोई एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है। लेकिन हमने फिर देखा कि लोगों ने बड़ी बरवक्त वहाँ पे पहुँच के जान पहुँचाई। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कश्ती यहाँ पे आती हुई लोगों को रेस्क्यू करती हुई दिखाई दे रही है, उस तरफ भी कश्तियाँ हैं। अब इसमें एक आज तब्दीली ये है कि चलें आज सारी जो कश्तियाँ हैं या रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जितनी जिम्मेदारी ज़्यादा लेगी उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा। यहाँ पे लोग फलाही तंजीमों की ज्यादा तारीफ करते नजर आ रहे हैं। किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी फलाही तंजीम ने उनसे पैसे लिए हों, किसी ने कोई शिकायत इस किस्म की नहीं की। ज्यादा शिकायत गवर्नमेंट के इदारों से मुतल्लिक है, ज्यादा शिकायत प्राइवेट इदारों से मुतल्लिक है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए और इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा उमर, कल वजीर आजम साहब ने भी इमरजेंसी नाफिज की और हमने ये भी देखा कि वैसे अगर मैं कोशिश करता हूं कि ये जो लोग आए हैं सान जरा दिखाइएगा कि बिल्कुल हमारे पीछे अगर जो ये कश्ती जो है ये रेस्क्यू करके कुछ अफराद को लेके आई है, जिसमें फैमिलीज हैं, जिसमें बच्चे हैं। इसमें से एहसान बेशक कैमरा उतार लें और हम जरा आगे जाने की कोशिश करते हैं और दिखाने की, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक जो फलाही तंजीम है उनकी जानिब से यहाँ पे उनको लोगों को खिदमत खल्क वालों की जानिब से उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया है। और अब देखें उनके साथ उनका जो जितना भी वो सामान ला सकते थे वो सामान लेके आए हैं। उसके साथ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जा रहा है। चूंकि मैं खुद कश्ती में मौजूद था तो अगर एहसान इनको दिखाएं तो आप देखेंगे ये छोटा बच्चा बिल्कुल कम उम्र बच्चा है। इस बच्चे को जरा दिखाएंगे तो बिल्कुल कोई गालिबन 3 या 4 साल का बच्चा है। इसको रेस्क्यू करके लाया गया और खवातीन जो हैं उनको भी साथ रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, उनको उतारने की कोशिश। क्या है आपके? कदीर नाम है। ठीक हो? खाना खाया? खाना खाया? नहीं खाया? अब देखें आप, ये बच्चे मन के सच्चे, उससे पूछा खाना खाया है, इनको रेस्क्यू करके भी लेके आ रहे हैं और वो बच्चा खुद कह रहा है कि नहीं खाना नहीं खाया। आगे खवातीन है, उनसे कोशिश करेंगे। भाईजान आप इनके साथ आए?
आप इधर थे, चले चले बात करने, चले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप साथ आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने लोगों को लेके आए हैं अभी? हम इस टाइम 22 लोगों को लेके आए 22 लोगों को लेके आए। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ सलाम ਤੁਹਾਡੇ? कई हाल का नहीं ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी हाँ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? जिते किया क्या वे 10 दिन फंसे ਸੀ। जी हाँ जी हाँ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? कहना नहीं नहीं ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। वो- ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਜੀ आज आज ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? साडा कई हाल का नहीं है असा रुले हुए से जैसे माँ जी कह रही है कोई हाल नहीं है, हम रुल गए हैं। जी हाँ आते ही असा असा ना जाई ढह गए ना घर हाथ से हमारे गिर गए हैं। हाँ जी हाँ हाथ शायद गिर गई मार शदा वो अंज जरा मवेशी भी जो है जी हाँ मार पीछू खड़े शदा कई भूख मारते मर देखिए, गए ये कई बुजुर्ग जो है उनको उठा के ये सूरत हाल है, ये सारे लोग फंसे हुए थे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर हम शायद आपको बताते तो आप लोग समझ ना पाते। इससे आप जरा अब खुद इस मंजर को जरा देख पाएंगे कि क्या सूरत हाल है। बुजुर्गों को, बच्चों को, उनको जो है इस कश्ती में से निकाला जा रहा है। तो ये एक यहाँ पे वो और ये काफ़ी दिनों से लोग हैं। आपने उनसे पूछा, खुद आपने सुना उनकी ज़बानी, आपके सामने कश्ती पहुंची कि वो कह रहे हैं हमने खाना भी नहीं खाया हुआ, हम इतने दिन से स्टक थे। इनको अच्छा उमर, इस तरह हम से जो निकाला जा रहा है आपकी कि डिफरेंट टीवी चैनल्स पे जब आप आए, आपके व्लॉग्स देखते थे तो आपके जज्बात हमें बता रहे होते थे कि समथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी जब आपने बात की है तो इस तरह लग रहा है कि वहां पे तो इस वक्त क़यामत सुगरा के मनाजिर और हम यहाँ पे ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोगों तक अभी एक्सेस मीडिया नहीं कर पा रहा। शायद कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये फलाही तंजीमें या ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये आपके सामने का मंजर है। मैं कोशिश करूँगा किसी और फर्ज से बात करके सारा माल फत्ता होया जेड़ी कश्ती वेने को हाथ खड़ा करेंदे से आदन सारा मास्ता का नहीं चले वेने सारा माल फत्ता है, सारे घर टूट गए ना। आज 8वीं दीवार है, सारे घर फाका है, रोटी क्या नहीं पकी, बच्चे भूखे हैं। हम भूखे हैं, फाके कर रहे हैं, कश्तियाँ आती हैं, हाथ हिलाते हैं, वो देख के चले जाते हैं, वो वहाँ से इवैक्यूएट नहीं करते। हम जानवर कितने ने तुहाडे मालूम है? जानवर सारे मुहाने संदीला को लग गए, सारे फत्ते हैं, सारे जानवर कोई नहीं सारी इमदाद करने वाला। 6-7 किलोमीटर है यहाँ से, 6-7 किलोमीटर है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम सलाम। सर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सबसे बेहतर काम कर रही है। हाँ, मैं 1122 वालों को 3 दिन पर्ची जेब में डाल के घूमता रहा हूँ, कोई नहीं सुनी, उन्हें धक्के दे के बैठ देते हैं। मेरे अभी घर के 10 अफराद आए हैं, बच्चे हैं छोटे, कोई हाल नहीं। पानी पानी चला गया। चला आपके साथ कितने बच्चे आए ने तुहाडे नाल? 5-6 बच्चे तुहाडे नाल आए ने? आप हौसला करें, आप बड़ी तकलीफ में हैं, आप लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। जाहिर है कोई खान पीन में पहुंचा सी तुहाडे कोल? रास्ता छोड़ा। उमर, आप अपना ये- भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये- इस वक्त हालात बहुत खराब है। आपका खराब बहुत हालात बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त साउथ पंजाब की सूरत हाल जो से। और सूरत हाल हम वहाँ बड़ी देख रहे खराब हैं वो सूरत हाल बहुत है। गंभीर है। शायद बड़ी- अब ये बराह रास्त मनाजिर हमने देखे तो हमें तो बिल्कुल। कुछ एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले तो हम वीडियोस देख रहे थे, विजुअल्स देख रहे थे, उमर दराज के हमने व्लॉग्स भी देखे, लेकिन अब जब बराह रास्त सूरत हाल देखी तो सूरत हाल काफी खराब है। उमर, लोग आप- बात भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ऐसे। उमर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में हमें सिचुएशन से so आगाह much. किया। सुबह की सोच में हमारे साथ मौजूद थे उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर, जो कि इस वक्त साउथ पंजाब में मौजूद हैं। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं इसरा आरिफ से, जो पाकिस्तान की पहली बाज़ाब्ता तरबियत याफ्ता खातून घड़ी साज हैं। कैन यू इमेजिन कि घड़ी साज की बात करूँ यानी कि वॉच मेकर, एक ऐसा हुनर जो सदियों से बारीक बीनी, महारत और विरसे का इम्तिजाज माना जाता है। दुबई में वो पैदा हुई हैं, वहीं पर उनकी परवरिश हुई है, फिर उन्होंने ये काम भी सीखा है, फिर उन्होंने ये बिज़नेस भी किया है, मगर उनकी असल पहचान घड़ी साजी की मतलब एक जो मुनफरिद है उनका उसको जोड़ता है। और आज वो स्विट्ज़रलैंड के शहर न्यूशेटल में से आई हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रोग्राम में ये, जिस स्कूल में जो जिस ज़रिए से ये गई और जिस तरह कुछ हुआ, वो शैप है और हाँ वो स्टेप है स्कूल, जो कि दुनिया में आपको ये बता दें कि 2 साल बाद
दुनिया से 8 लोग सिलेक्ट होते हैं और फिर ये उनमें से एक है माशाल्लाह से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसरा सब कुछ तो इन्होंने बता दिया माशाल्लाह से, इतना कुछ रह गया हो तो आप खुद बताइएगा। एग्जैक्टली। लेकिन ये क्योंकि हमने ऑफ एयर भी आपसे डिस्कस किया था कि आपकी फैमिली में ये चलता आ रहा है, तो घड़ी से मोहब्बत पुरानी थी या फिर आपको काम करते करते देखते देखते शौक पैदा हुआ और फिर जिस प्रोग्राम में वॉस्टेप की बात कीजिए आप सिलेक्ट हुई, वहाँ पे गई, इट्सेल्फ जाना एक बहुत बड़ी वहाँ पे कामयाबी है। जी बिल्कुल, घड़ियों से मोहब्बत इससे हमेशा से रही क्योंकि मेरे वालिद साहब भी सर्टिफाइड वॉच मेकर थे, उनके भाई भी वॉच मेकर थे, तो हमारी फैमिली में देयर वाज ऑलवेज दिस डायलॉग अबाउट वॉचेस। लेकिन कभी इस तरफ आने का रुझान नहीं था, ना क्योंकि सोचा बिकॉज आई थॉट कि मैंने हमेशा सिर्फ आदमी देखे हैं इस फील्ड में, तो परहैप्स दिस इज़ नॉट माई प्लेस। वो तो इत्तेफाक से एक दफ़ा ऐसे ही मेरे ब्रदर इन लॉ से बातचीत हो रही थी, ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ इन एजुकेशन और वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या मतलब क्या करना है आगे, तो मैं कहा कोई MBA कर लेंगे या इस तरह कुछ कर लेंगे, इससे पहले मैंने BBA पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं आप ये छोड़ें, आप या तो कोई स्किल सीखें या आप IT की तरफ जाएं। अच्छा। तो IT की तरफ तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और आई एम रियली बैड एट इट। लेकिन जब उन्होंने स्किल का नाम लिया तो वॉच मेकिंग आई रियलाइज हमेशा पूरी ज़िंदगी मेरे सामने रही है थ्रू माय फादर। अच्छा इसरा, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम खुद भी बात करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात करते हैं, ये मेल डोमिनेटेड फील्ड लगती है, बहुत रेयर है सारी ही पाकिस्तान मेल में। डोमिनेटेड पाकिस्तान में पाई तो मुझे ये बताएं मॉर्निंग शो के अलावा तो इसमें फिर आपकी मतलब बाकायदा आपने ट्रेनिंग ली है इसमें, क्योंकि आपकी स्टडीज कुछ और थी, फिर आपने जो है जाहिर है फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से और बाकायदा ट्रेनिंग, कितना अर्सा ट्रेनिंग लिया आपने? बिल्कुल, ये 1 साल का कोर्स था जो मैंने किया और इस कोर्स में दाखिल होने से पहले भी आपको एक बेंच टेस्ट देना होता है। अच्छा। वो बेंच टेस्ट लिटरली आपको बेंच पर ही बिठाते हैं 2 दिन के लिए और आपको टास्क दे देते हैं जिसमें आपकी ना सिर्फ वो पर्सनालिटी और आपका थॉट प्रोसेस गेज कर रहे हैं, लेकिन वो आपके फाइन मोटर स्किल्स, आपकी डेक्सटेरिटी, आपकी मैकेनिकल रीजनिंग सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 2 दिन के लिए बिठाना मकसद के 2 दिन आपने बैठना है बेंच? बस 2 दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हम बेंच पे थे और हमने वो काम करने थे। वो पूरी स्किल्स देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं, फिर बंदा उगता गया नहीं उगता गया, स्किल्स देखते हैं। अच्छा मैं वॉस्टेप की जाने भी आ रहा था, आपने उसी का जवाब दे दिया। वॉस्टेप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जहाँ पे इतना प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, पूरी दुनिया से बड़े चंद लोग आते हैं, मतलब अरबों की आबादी 8 लोग सिलेक्ट होते हैं, उनमें आप भी हुई, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? वॉस्टेप का क्या वो डिजर्व करता था कि इतना सख्त उसका क्राइटेरिया है और इतनी सख्ती से आप वहाँ पे पहुंची, तो उसमें तो फिर कुछ हुआ होगा? नहीं जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस बहुत उम्मीद से बहुत ज़्यादा बढ़ के था क्योंकि उसमें ना सिर्फ उन्होंने हमें एज वॉच मेकर्स ग्रूम किया, लेकिन उस इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए उसके बारे में बातचीत करने के लिए भी ग्रूम किया। क्योंकि ये था स्विट्ज़रलैंड में, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट सेवरल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट्स ऑफ बिग brands such as Cartier, such as Rolex। तो इस तरह का जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला वो आई डोंट थिंक मुझे कहीं और मिल सकता था। फिर उसके बाद उनका एग्जामिनेशन क्राइटेरिया, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी बहुत हाई हैं। हमारे 20-20 घंटे के एग्जाम होते थे। अच्छा। तो वो डेफिनेटली जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, इट इज़ वर्थ इट। और वाकई उसके बाद जब बंदा निकलता है तो सारा कुछ बन के ही निकलता है। अच्छा वैसे ना मुझे पर्सनली वॉच वैसे भी बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं उस तरह से। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितना इसका रुझान देख रही हैं स्पेशली खवातीन में, और इस हवाले से आप क्या कुछ करना चाहती हैं खवातीन के लिए? रुझान देखें पाकिस्तान में पहले था क्योंकि 70s में मेरे वालिद साहब ने कराची से पढ़ा, वहाँ पाक स्विस होरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होता था, तो रुझान हमेशा से मेरे ख्याल से हर जगह पे रहा है घड़ियों का, कभी ख़त्म नहीं हुआ। और पाकिस्तान में भी है। अब ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से घड़ियों की शक्लें चेंज हो रही हैं, बट फंक्शनैलिटी कभी चेंज नहीं होगी। तो आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू मास्टर। आज अगर आप स्मार्ट वॉच पहनी हुई और उसकी बैटरी डेड होगी है तो फ़ोन आपका चार्ज नहीं है तो यू लूज टाइम। तो आई थिंक द स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना सिर्फ आप द क्राफ्ट इटसेल्फ सीखते हैं, लेकिन यू लर्न सो मेनी अदर थिंग्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया इसरा, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह से ग्रो करती रहें और पाकिस्तान के लिए जो कुछ आप सोच रही हैं वो भी करें। सुख की सोच में वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया खवातीन औजात। ये थी आज की सुख की सोच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। मुझे गजल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।